सो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा है इसके साथ हाजिर आपके सामने बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ और बहुत ही सीरियसनेस के साथ तुमको आज की मेरी बताई हुई बातों को सुनना है, क्योंकि आज का ये वो सेशन है जिस पर मैं वो सारी बातें करने वाला हूं जो उस टाइम पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का पूछे जाने वाला सवाल है जो मेरे पास आया। क्या सर जेई 2026 जो हमारे जेई मेंस का एग्जाम होने वाला है, ये क्या अब तक का सबसे डिफिकल्ट या फिर बोला जाए तो अब तक की हिस्ट्री का क्या ये सबसे टफेस्ट पेपर होने वाला है? क्योंकि ऐसी ऐसी अफवाहें, ऐसी ऐसी कुछ कुछ बातें कहीं ना कहीं से सुनने में आपको आ ही रही हैं। और अगर हमने देखा प्रीवियस ट्रेंड को, तो जैसे हमारा अभी 2025 के अंदर नीट का जब हमने पेपर देखा तो उसमें देखा कि फिजिक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की आ गई। मतलब जितना एक्सपेक्टेड नहीं था फिजिक्स का लेवल कभी होता है नीट में, पुराने 15-20 सालों में उससे ज्यादा लेवल का हमारा नीट का पेपर देखने को मिला। तो वहां से बच्चों को अब ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सर 2026 में जेईई मेंस में भी ऐसा ही होने वाला है जैसा 2025 में नीट वाले बच्चों के साथ हुआ है? तो उसके ऊपर आज ये पूरा का पूरा सेशन होने वाला है। तो तुमको हर एक बात को ध्यान से सुनना है। पेपर डिफिकल्ट होने वाला है या इजी आने वाला है, क्या होगा, ये सारी की सारी बातें विद प्रॉपर प्रूफ, विद प्रॉपर फैक्ट्स। सिर्फ हवाओं में बातें नहीं होंगी तुमको खुश करने के लिए। ना तो मैं ये बोलूंगा कि आज सब बोल रहे हैं कि टफ आएगा तो टफ आने वाला है, ना मैं ये बोलूंगा तुमको खुश करने के लिए आसान आ जाएगा, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो। जो बात है वो प्रॉपर फैक्ट्स, फिगर और नंबर पर हम करने वाले हैं, जिससे तुमको क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या होने वाला है और उसके लिए तुमको अभी क्या करना है इस बचे कुछ वक्त के अंदर। तो आओ यार फटाफट जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं, है ना, अभी आप लोगों को क्या लगता है? मतलब मैं थोड़ा सा माहौल जानना चाह रहा हूं कि बच्चों में माहौल किस टाइप का भी चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि भाई जेईई 2026 जो होने वाला है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट या फिर काफी अच्छे लेवल का पेपर आने वाला है? आपको ऐसा क्या लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि यार सबसे ज्यादा डिफिकल्ट या फिर टफेस्ट पेपर होगा, तो आप वो बच्चे हैं जो अभी ए वाली कैटेगरी में आते हैं, जो बोल रहे हैं कि हाँ सर यस हमारा ये डिफिकल्ट, हम सोच रहे हैं कि ये पेपर होने वाला है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, जैसा जिस लेवल का पेपर आ रहा है चेक तो करना पड़ेगा ना। वो तो मैं तुमको बताने वाला हूं एक्चुअल में क्या बात है, लेकिन मैं तुमसे भी एक राय जानना चाह रहा हूं कि बच्चों में भी राय किस टाइप की चल रही है, किस टाइप का डिस्कशन चल रहा है कि पेपर कैसे आने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। पेपर टफ आता है, डिफिकल्ट आता है, इजी आता है, वो इतना मैटर नहीं करेगा। बच्चा अभी क्या सोच रहा है वो मैटर करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा ना बच्चे की सोच में, और जब वो पेपर बैठने जब वो देना शुरू करेगा, वो जितना ज्यादा उसके अंदर डेविएशन होगा पेपर उतना ज्यादा खराब जाएगा। कहने वाली बात है। तो अभी आप क्या सोच रहे हो? सर पेपर डिफिकल्ट जाएगा, तो आप ए वाली कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। बी वाली कैटेगरी सर नहीं, हम सोच रहे हैं कि जैसा 2025 में 24 में पेपर आया उसी लेवल का आने वाला है। और सी वाली कैटेगरी के वो बच्चे अभी हमें पता ही नहीं है, हमें तो मतलब भी नहीं, हम तो अपनी सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि डिफिकल्ट आएगा या आसान आएगा। पहली बात, अगर आप सी वाली कैटेगरी के बच्चे हो ना, तो आप ये मत सोचना इस दिखावे में या धोखे में मत रहना, नहीं यार हम तो चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो सर अपने पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं, पेपर डिफिकल्ट आया तो देख लेंगे, आसान आया तो देख लेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, एकदम से जब झटका लगता है ना, तो अच्छे से अच्छा बच्चा जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस टूटता है। तो अगर आप सी वाली कैटेगरी में हो, तो भैया मैं बता रहा हूं कि आप सी वाली ही कैटेगरी में हो, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि आपका सामना किससे होने वाला है। ठीक है, तो आप ए बी सी किस कैटेगरी में लाई करते हैं फटाफट बताएंगे। और आज का ये सेशन सिर्फ ऐसा ही नहीं कि 2026 में जो बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम देंगे उनके लिए होने वाला है, नहीं, जो जो उसका अगला जो 2027 के अंदर जो जेईई मेंस का एग्जाम देंगे, जो बच्चे अभी 11th क्लास में है, तुमको भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी और तुम्हारा तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि तुमको पता चल जाएगा कि हाँ चीजें चलती किस तरह है। ठीक है भाई, तो ए बी सी वाली कैटेगरी में जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं आप लोगों को देख के, ज्यादातर बच्चों को यह लगता है कि सर इस बार पेपर काफी टफ आएगा। और बच्चों को नहीं, ज्यादातर टीचर्स भी मेरे आसपास मैं जब देख रहा हूं, तो वो यही बोल रहे हैं कि पेपर अब तक की हिस्ट्री का हो सकता है सबसे डिफिकल्ट या टफेस्ट पेपर हो जेईई मेंस का। और इस बारे में अगर तुम्हें अचानक से जब तुम पेपर देखोगे तब पता चलेगा, तो वो जोर का झटका इतनी जोरों से लगेगा कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। और फिर वही हंगामा होता है जो नीट के पेपर में हंगामा हुआ कि एनटीए ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे साथ धोखा हुआ है, पेपर दोबारा होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, वो सारी की सारी बातें होती हैं और उसमें बच्चों को और ज्यादा समय बर्बाद होता है। देखो आपने देख लिया कि हुआ कुछ भी नहीं, लास्ट में आके होता कुछ भी नहीं है। तो अभी एनटीए जो कर रहा है उसको साइड में उठा के रखते हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं उसको बर्बाद करते हैं। तो ज्यादातर बच्चों को लग रहा है कि यार टफ ही आएगा, कुछ बच्चों को लग रहा है नहीं बहुत आसान आएगा। अब जरा मैंने
जब रिसर्च करी इस टॉपिक के ऊपर, मैं लास्ट 1 वीक से लगा हुआ था और तभी मैं ये सेशन तुम्हारे लिए लेकर आया हूं कि मैं वो बात बोलूं, क्योंकि यार ये प्रेडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि पेपर बनाने वाला ना तो मैं हूं ना कोई और अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से, पेपर बनाने वाला तो एनटीए एजेंसी, और वो तो बिल्कुल अलग ही उनकी सोच है और जो देना चाहे वो दे सकते हैं। लेकिन प्रिडिक्ट करना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और वो भी एक्यूरेसी के साथ, तो उसमें मुझे समय लगा, इसलिए मैं 1 हफ्ते में पूरी रिसर्च करके तुम्हारे सामने आया हूं। सबसे पहले अगर देखा जाए, मैं बात करता हूं पुराने ट्रेंड को, देखते हैं ना 2024 और 25 की बात कर लेते हैं। क्योंकि देखो ये प्रेडिक्ट करना से ये सिंपल स्टॉक मार्केट की तरह है। स्टॉक मार्केट में जो हमारी शायद तुम लोग जानते हो या नहीं जानते हो, जो निफ्टी का ग्राफ होता है, सेंसेक्स का ग्राफ होता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है, और जो इन्वेस्टर होते हैं ना वो उस ग्राफ को देख के प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अब मार्केट कल ऊपर उठेगी या नीचे गिरेगी। तो उसी सारे के सारे फिल्टर्स को लगा के, वो सारी की सारी नॉलेज यहां पर लगा के मैंने पूरी की तरह प्रिडिक्ट करा है, जिसकी एक्यूरेसी का लेवल मैं बोल सकता हूं कि 90% बातें सही साबित हो जाएंगी जो मैं तुम्हां पे बता रहा हूं। और 90% वो सेफर साइड में बोल रहा हूं, ताकि ऐसा ना हो कि पेपर कुछ बिल्कुल ही अलग आ जाए और तुमको लगे नहीं यार सर ने झूठ बोला था। लेकिन मैं बता रहा हूं 90% चांसेस ये है कि जो मैं अभी बोल रहा हूं एज इट इज होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। जब मैंने रिसर्च करी और मैंने देखा कि यार हमारा 2024 और 25 का ट्रेंड क्या रहा, बहुत पुरानी एक बातें नहीं कर रहे हैं, 2024 और 25 की बात करते हैं, तो हमने एक बात ऑब्जर्व करी कि 2025 में जो जेईई मेंस का पेपर हुआ है वो 2024 के कंपैरिजन में टफ आया था। क्या बात यहां पर लिखी हुई, जेईई मेंस 2025 वाज कंसिडर्ड स्लाइटली मॉडरेट टफर देन 2024। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 2025 का जो पेपर है वो बहुत टफ था, नहीं, वो मॉडरेट लेवल पर था। लेकिन 2024 में जो क्वेश्चन आए थे उनसे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन 2025 में देखने को मिले। यहां पर ही हमने बात देखी, ऑब्जर्व करी, और एकदम से यहां पर गूगली, मतलब एकदम से जो बच्चों को एक्सपेक्टेड नहीं था वो झटका लगा कि फिजिक्स को बच्चे लगते हैं कि हाँ यार ठीक ठाक लेवल की आती है, मैथ्स तो ठीक है टफ आती है तो टफ ही आती है, वो एज्यूम करके जाते हैं एग्जाम में। लेकिन उन्होंने ये देखा कि यार केमिस्ट्री तो बड़ी आसान होती है, बच्चों को लगता है केमिस्ट्री को क्या ही करना है ना, ये तो ऐसा है कि बस जैसे कि नीट वालों के लिए बायो होती है ऐसे जेईई वालों के लिए केमिस्ट्री है, हल्के में ले रखा होता है। लेकिन इस बार केमिस्ट्री ने ही शॉक दे दिया। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने खुद ही नहीं देखा, जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था मैंने देखा कि यार केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ज्यादा टफ थे एज कंपेयर टू फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए। स्पेशली मैं अप्रैल अटेम्प्ट की बात करूं जो 2025 में हुआ था, तो केमिस्ट्री एकदम से जो अब तक इजीएस्ट आता रहा था वो टफ हो गया और फिजिक्स इजी हो गया, तो पैटर्न एकदम से बदल गया। ये बात देखने को मिली। अब ये 2025 की बात है ना, सब्जेक्टिव डिफिकल्टी में क्या रखा, ये हमने देखा कि भाई 2025 में फिजिक्स हमारी इजियर थी, है ना, और केमिस्ट्री भी हमारी लगभग इजियर थी, मैथ्स हमारी लेंथी थी, तो इस बार भी ऐसे ही देखने को मिला। लेकिन एग्जाम के स्ट्रक्चर के अंदर थोड़े से चेंजेस हुए 2025 में, जिसको टीचर्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक होता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को पढ़ने में, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक्स होते हैं और काफी लेंथी चैप्टर है और उसके न्यूमेरिकल भी काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और काफी मतलब एनर्जी और एफर्ट मांगते हैं बच्चे से। रे ऑप्टिक्स से अब तक अगर 2024 तक मैं देखूं तो एक ही क्वेश्चन आता था पूरे इस चैप्टर से, है ना, और कभी कभी तो किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में तो क्वेश्चन होते भी नहीं थे रे ऑप्टिक्स से। तो जो ज्यादातर बच्चे होते थे अगर उनके पास टाइम कम होता था ना तो वो रे ऑप्टिक्स को छोड़ दिया करते थे। लेकिन 2025 में देखा गया कि एक एक पेपर के अंदर इस चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन आ गए यार। मतलब वो जो हवा चल रही थी ना कि ये चैप्टर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कर लो तुम्हारे 99 परसेंटाइल आ जाएगी, है ना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के। और मैंने भी बताया, मैं इस बात से बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि, है ना, हिपोक्रेसी वाली कहानी यहां पर नहीं चल रही है। जो मैं बोल रहा हूं हाँ मैंने भी बताया है, हर साल बताते हैं बच्चों को, और बच्चा मांगता है तभी हमें बताना पड़ता है और काम भी करता है ज्यादातर बच्चों का। लेकिन हमने यार ये देखा कि यार रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन कम आया करते थे, एकदम से चेंज हो गया पैटर्न। फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन नहीं आया करते थे, फ्लूइड मैकेनिक्स से आने लगे। मॉडर्न फिजिक्स जो हाईली वेटेज, जो सबसे पहले नंबर पर आता था, उसकी वेटेज गिर गई, ऐसा हुआ। तो एकदम से पैटर्न चेंज हो रहा है। तो यहां से हमें क्या क्या सबक लेना है, क्या क्या सबक लेना है, तो और यार शुरू करते हैं आज का ये हमारे सेशन। सारी की सारी बातें विद प्रॉपर नोट्स के साथ, तुम एक एक बात को लिखते जाना, बहुत फायदे में तुम रहोगे उन बच्चों के कंपैरिजन में जो इस सेशन को नहीं देखने वाले। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारा बड़ा फायदा होगा अगर तुम इस सेशन को पूरा आखिर तक देखकर जाते हो, क्योंकि आखिर में मैं तुमको हर चीज का हल भी देकर जाऊंगा। तो फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, तुक्के नहीं लगाएंगे, है ना। तो फटाफट कर दो भैया आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आप चाहते हो आगे भी ऐसी मैं फर्दर वीडियोस लेकर आता रहूं, है ना, और सेशन को लाइक कर दो, तभी इस टाइप के हम वीडियोस कंटिन्यू रख पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं
जेई मेंस को क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाई करने का मतलब वो बच्चे जो जेई मेंस का एग्जाम देते हैं 14 लाख 15 लाख बच्चों में से जो जेई एडवांस के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं जेई एडवांस का एग्जाम देने के लिए, तो उनकी कितनी कट ऑफ जाती है। तो परसेंटाइल के बेसिस पर मैं बोल रहा हूं, मार्क माय वर्ड, मैं परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं, मैं परसेंटाइल बोल रहा हूं। तो परसेंटाइल के बेसिस पर हमने अगर देखा तो जैसे कि बहुत पुराना ट्रेंड तो फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम 2021 से देखें ना, जब उस टाइम पर हमारा कोविड वाला भी सीन चल रहा था, तो उस टाइम पर देखा यह गया कि हमारी जो कट ऑफ गई वो 87.8 परसेंटाइल पर आने वाले बच्चे, 100 परसेंटाइल वाले बच्चे, वो सबके सब जे एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहे थे। फिर 2022 में हमने देखा तो 88 हो गया, थोड़ा सा ये परसेंटेज में इंक्रीमेंट आया। लेकिन फिर एकदम से जब हम आए 23 पर, तो वहां पर 90 परसेंटाइल हो गया। उसके बाद जब हम और आए तो अब 2024 के अंदर देखा एकदम से ये परसेंटाइल रेशो हमारा बढ़ के 93 परसेंटाइल पर पहुंच गया, और 2025 में भी लगभग 93 परसेंटाइल पे ही रहा। मतलब यहां पर अभी सैचुरेशन आ चुका है। लेकिन अब एक्सपेक्टेड ये है, मेरी अगर तुम बात को जरा ध्यान से सुनते हो, मतलब ये ग्राफ बढ़ रहा था, मैं तुमको ये ग्राफ क्यों दिखा रहा हूं, ये ग्राफ कितना तेजी से लीनियरली बढ़ रहा था, लेकिन 2025 में गिर क्यों गया? जबकि 2024 के कंपैरिजन में 2025 में ज्यादा बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है ना। तो ये ग्राफ क्यों गिरा ये मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि 2025 में हमारा जो पेपर था वो 2024 वाले पेपर से ज्यादा टफ था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ग्राफ नीचे गिर गया, वरना तो ये ऊपर जाता। मतलब 2024 के लेवल का ही अगर पेपर 2025 में आ जाता, गारंटीड है कि 94 या 95 परसेंटाइल वाला बच्चा ही जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहा होता। तो मैं आपको दोनों बातें सिखाते हुए चलूंगा, मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा सेशन के आखिर तक आते आते। अगर मैं अभी बोल दूं ना नहीं यार टफ आने वाला है, तो तुम एकदम से घबरा जाओगे, और मैं बोल दूं आसान आने वाला, बोले ठीक है अब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूं कि दोनों में से टफ आने वाला है, इजी आने वाला है, ये बात इतनी मैटर नहीं करती। मैटर वो बातें करती हैं जो मैं अभी तुमको बता रहा हूं, इसलिए तुम जरा सुनो, वरना तुम अभी आगे बोलूंगा हाँ भाई टफ आने वाला है, सबसे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टफेस्ट होगा, सेशन खत्म, बंद, बातें खत्म, तुम घबरा जाओगे। तुम्हारा फायदा क्या होगा? फायदा होगा ये बातों को जरा समझ के यार 93 परसेंटाइल से ऊपर ये 94 पे जा रहा था इस साल, पेपर टफ आने की वजह से थोड़ा ये नीचे हो गया। अच्छा अगर हम ये देखें, और थोड़ी सी हमारी सीट्स भी बढ़ी है, नो डाउट हमारी थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी सीट्स बढ़ी है। एक्सपेक्टेड अगर देखा जाए 2026 में, क्या ये 94 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल तक पहुंच सकता है? पूरे चांसेस है, अगर उसी लेवल का पेपर आ रहा है जिस लेवल का 2025 में आया। एक तो हमने ये देखा। दूसरा, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को अगर हम देखें, ये बात तुमको बड़ी गहराई से समझने की जरूरत है। मैं अगर यहां पर मेनली अगर स्ट्रेस डालता हूं 2024 और 25 पर, आप ये देखो कि मैंने बताया ना कि भाई जेईई मेंस में क्वालिफाई करने के लिए बच्चे की 93 परसेंटाइल होनी चाहिए। अब 93 परसेंटाइल होने का मतलब क्या हो गया? कितने मार्क्स पर आपको 93 परसेंटाइल मिलेगा? तो वो हमने देखा, कट ऑफ मार्क्स जो गए वो 90 से 155 रहे हैं 2024 में। मतलब अगर पेपर टफ आया है, वो वाली शिफ्ट का पेपर है जो काफी टफ था, तो आउट ऑफ 300 जिस बच्चे के 90 मार्क्स आए हैं, और जो पेपर बहुत ही आसान आया है आउट ऑफ 300 जिस बच्चे के 155 मार्क्स आए, है ना, ये लोएस्ट और ये हाईएस्ट। तो इस रेंज के बीच में बच्चा क्वालिफाई कर गया फॉर जेईई एडवांस, मतलब जेईई मेंस उसने क्लियर कर लिया। अब यही चीज अगर मैं बात करता हूं 2025 में, तो हमने ये देखा कि ये कट ऑफ मार्क्स गिर गए हैं। अब तुमको ये देख के खुश होने की, अगर तुम सोच रहे हो कि यार ये तो खुशी की बात है, मार्क्स तो गिर गए, तो मैं आपको बता रहा हूं आप खेल समझ ही नहीं पाए अभी। अगर 90 मार्क्स आने पर बच्चे की 93 परसेंटाइल आ रही थी, अब यहां पर 85 मार्क्स आने पर बच्चे की 93 परसेंटाइल आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी बात है कि यार चलो कम मार्क्स पे भी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि 85 मार्क्स लाना भी काफी मुश्किल हो गया था, बच्चे के 85 भी नहीं आ रहे थे उस डिफिकल्ट वाले पेपर वाली शिफ्ट में। और अगर मैं मैक्सिमम पर देखूं, अगर इजी वाला पेपर आया तो उसमें देखो 155 से गिर के 135 हो गया। मतलब आसान पेपर में भी 135 बनाना मुश्किल हो रहा है, और ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ये बिल्कुल, मैं इस बात को कहने में नहीं झिझकता, 2026 में हो सकता है कि ऐसे भी शिफ्ट में कोई ऐसा पेपर आए कि बच्चे को 93 परसेंटाइल लाने के लिए 70 तो ज्यादा ही कम हो जाएगा, 75 से 80 के बीच में नंबर लाने पड़ रहे हैं।
मतलब 75 80 स्कोर करना भी भारी पड़ जाएगा 300 में से। तुम सोच के देख रहे हो, मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आउट ऑफ 75 क्वेश्चन 70 से 80 मार्क्स लाने के लिए तुमको कितने बनाने हैं भाई? तुम खुद ही सोच के देखो, तुम खुद ही सोच के देखो। मतलब मैं कह रहा हूं 20 से 25 क्वेश्चन भी अगर तुमने सॉल्व कर दिए तो तुम जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। तो उन 75 क्वेश्चन, 75 तो होंगे यार, हाँ, तो उन 75 क्वेश्चन में से मैं कह रहा हूं कि 1/3 क्वेश्चन सॉल्व करके भी तुम जेईई एडवांस क्वालिफाई कर जाओगे 2026 की ये चांसेस अगर हैं तो तुम सोच के देखो कि पेपर किस लेवल का होने वाला है। अब मैं तुमको धीरे धीरे वो डोज देना शुरू कर रहा हूं, जो एकदम से देता तो शायद तुमको झटका लगता। और एक बात और समझाता हूं, ये कट ऑफ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी वो सिर्फ पेपर के टफनेस पर डिपेंड नहीं करता, इसको बच्चे हल्के में लेते हैं, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और कितनी आपकी सीट्स हैं। तो वो अगर हमने देखा तो 2024 में 14,76,557 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करा था फॉर जेईई मेंस, है ना, और 2025 में देखो 15,39,000 बच्चे हो गए, मतलब कितने ज्यादा बच्चे बढ़ चुके हैं। लेकिन क्वालिफाई जो करे, क्योंकि हमारी सीट्स तो उतनी है ना, सीट्स तो नहीं बढ़ रही, तो क्वालिफाई देखो यहां पर भी 2.5 लाख बच्चे कर गए और यहां पर भी क्वालिफाई 2.5 लाख बच्चे कर गए। तो तुम खुद ही सोच के देखो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सीट्स उतनी है, सीट्स उतनी है, तो कंपटीशन समय के साथ साथ और इंक्रीज होता जाएगा। मतलब यहां पर वही वाली बात है कि डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई उतनी है नहीं, तो ऊपर जाएगा हमारा कॉम्पिटेंसी वाला लेवल। और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं यार मुझे तो ठीक है आईआईटी में नहीं जाना, मैं आपको पूरा है ना अगर दिखाता हूं भाई, एवरेज मान के चलो कि ठीक है 15 लाख बच्चों ने रजिस्टर करा, 14 लाख बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम में अपेयर होते हैं, तो 14 लाख बच्चे भी हैं, तो उन 14 लाख बच्चों में से मैं सिर्फ आईआईटी की बात नहीं कर रहा, मैं आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जिसके बारे में तुमने थोड़ा बहुत सोच रखा होगा, उन सबकी मिला के भैया 50 से 60,000 सीट्स ही हैं, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो तुमको उन 14 लाख बच्चों में से निकल के इस 50 से 60,000 वाली गिनती में अगर आना है तो कुछ तो तुमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो तुमको समझना पड़ेगा कि तुम्हारा सामना किससे होने वाला है, वो एक्चुअल में है क्या। इसलिए ये तुमको सेशन देखना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे कि मैं नीट 2025 की बात करता हूं, हर टीचर बोलेंगे, हो सकता है मेरी बात सुनने में तुमको थोड़ी सी अजीब से लगे और तुम हो सकता है कि ये बात सुन के ज्यादा इत्तेफाक ना रखो मुझसे, लेकिन जो सच है वो सच है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सुनो ध्यान से। नीट 2025 एग्जाम टफ हुआ, क्या इसका मतलब यह है कि 2026 जेईई मेंस का एग्जाम भी टफ होगा? तो बच्चों को लगता है यार नीट का जो पेपर बनाने वाली एजेंसी है वो एनटीए है हमारी, और जेईई मेंस का पेपर बनाने वाली जो हमारी एजेंसी है वो भी एनटीए है ना। तो बच्चों को लगता है यार एनटीए ही तो पेपर बना रहा है, तो उसने नीट का टफ कर दिया तो जेईई का भी टफ कर दिया। तो ये जो बात है ना, ये इतनी सिंपल है नहीं जितनी देखने में लग रही है। ठीक है, बॉडी तो हमारी पेपर बनाने वाली एनटीए है, लेकिन जेईई मेंस का पूरा अलग स्ट्रक्चर है ना, उसका पूरा अलग ग्रुप है, और नीट वालों का अलग ग्रुप है। ठीक है घर के ये दो मेंबर ही, दो सदस्य ही, लेकिन ये सदस्य और ये सदस्य के अलग अलग जिम्मेदारी है, अलग अलग काम है, और ये आपको समझना पड़ेगा कि दोनों बॉडीज का, नीट हो या फिर जेईई मेंस हो, उनका पेपर लेने का जो आइडियोलॉजी होती है वो भी अलग होती है। मैं आपको जरा समझाता हूं क्यों ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा कि यार नीट का अगर टफ एग्जाम आया तो हमारा जेईई मेंस का भी टफ आएगा, उस बारे में मैंने यहां पर ये बात लिखी है। डिफरेंट एग्जाम पैटर्न होते हैं दोनों के, और दोनों का फोकस भी अलग होता है। जेईई मेंस का तुम समझो टेस्ट होता किस लिए, वो जेईई मेंस का जो तुम एग्जाम दे रहे हो ये क्या चेक करने के लिए एग्जाम तुम्हारा लिया जाता है, वो चेक करने के लिए लिया जाता है सबसे पहले डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर, दूसरा एनालिटिकल थिंकिंग, और तीसरा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बच्चे के अंदर कितनी स्ट्रेटेजी वो निकाल सकता है, अप्रोच ले सकता है। ये है जेईई मेंस का पेपर बनाने का मोटिव। नीट का अगर हम देखें ना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात होगी, नीट का मोटिव क्या है? नीट का मोटिव ये होता है कि बच्चे का पहले ये पता कर पाना कि वो कितनी बातें मेमोराइज कर सकता है, याद कर सकता है, पहले वो चेक करना होता है। दूसरा, क्योंकि भाई आपको नीट में अगर मैं देखूं ना, ठीक है अगर थोड़े से क्वेश्चन इजी आते हैं जेईई मेंस के कंपैरिजन में, लेकिन वहां पर क्वेश्चन भी तो कितने ज्यादा है।
यहां पर आपको 1 घंटे के अंदर 25 क्वेश्चन सॉल्व करने, और नीट में आपको 1 घंटे के अंदर सॉल्व करने होते हैं 45 क्वेश्चन। तो आप उस तरीके से देखो तो यार बहुत ही डिफरेंस है। तो वहां पर स्पीड का ज्यादा खेल है कि बच्चा कितना स्पीड में होके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, स्पेशली बायोलॉजी में। तो ये दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो आप पहली बात ये अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई अगर नीट 2025 टफ आया था तो जेईई मेंस भी 2025 टफ ही आएगा। एक बात, ये बात हमने दिमाग से निकाल दी। दूसरी बात, नीट का पेपर भी टफ नहीं था। अब देखो यार, मैं बोलूंगा बच्चे बुरा मानेंगे, ठीक है यार, मानना चाहे तो माने, लेकिन जो सच है एटलीस्ट कोई तो बोले। बच्चों को जो सुनना चाहते हैं वही टीचर आके बोल जाता है, बच्चा कहता है हाँ यार मास्टर बड़ा बढ़िया है। इस चक्कर में कोई सही बात बता ही नहीं रहा। सही बात यह है कि भाई नीट के अंदर फिजिक्स कोई बहुत लंबी चौड़ी लेवल की नहीं आई थी जो उड़ा दी गई। हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे जो बहुत अच्छे लेवल के थे, जो टीचर को भी सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो बच्चों कॉन्सेप्चुअल लेवल, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे। नीट वाला बच्चा फिजिक्स को पढ़ता ही बस इसलिए कि यार ठीक है हाँ इसको बस जैसे करके निकाल लेना है ना, और बस इसके अंदर फिजिक्स को फॉर्मूला याद कर दो, क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी होंगी वो पुट करके निकालना। मैंने पढ़ा है ना नीट के बच्चों को, जितना मैंने जेईई मेंस के बच्चों को पढ़ा है उतना मैंने नीट के बच्चों को भी पढ़ा है, मुझे मालूम है। तो नीट के बच्चे का उसका फोकस ही अलग होता है ना, उसकी आइडियोलॉजी अलग होती है फिजिक्स को लेके, और क्वेश्चन उस टाइप के दे दिए कि नहीं जो समझ के पढ़ के आया होगा वही कर पाएगा। इस वजह से फिजिक्स डूब गई, इस वजह से हमारी जो कट ऑफ है वो कम गई। और दूसरी बात मजबूरी थी, क्योंकि भैया एनटीए की बड़ी बदनामी हो रही थी। 2024 में 60-70 बच्चे हैं जो 720 में से 720 लेकर आ गए, है ना। ऑल इंडिया रैंक मतलब मैक्सिमम मार्क्स वाले ही 60-70 बच्चे हो गए, पेपर लीक हो गया, तो कितनी ज्यादा बदनामी हो गई थी। तो वो बदनामी ना हो उसको कवर करने के लिए वो गुस्सा निकाला एनटीए ने बच्चों के ऊपर कि अब बताओ, अब है तुम्हारी औकात। मतलब मैंने जो बच्चे को, मुझे पता था कि यार ये बच्चा, जब मैंने अभी लास्ट ईयर पढ़ाया तो जो मुझे मालूम था कि इस बच्चे के बेकार से बेकार भी कैसा भी पेपर आ गया कि ये 720 में से 700 ले आएगा, 5-6 साल के ट्रेंड को देख के और उस हिसाब से जो मैंने उसकी तैयारी कराई थी। भाई उस बच्चे के 540 नंबर आए हैं, वो अलग बात है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है अभी, मेरी कल ही उससे बात हुई। लेकिन तुम खुद ही सोच के देखो कि जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 700 नंबर ले आए, 680 नंबर ले आए, वो 540 पर आ गया। तो इसी वजह से एकदम से कट ऑफ कितनी ज्यादा डिप कर गई वहां पर। तो वो फिजिक्स की वजह से हुआ, और फिजिक्स की वजह से हुआ, बच्चा पैनिक हो गया, उसकी वजह से उसकी बायो और केमिस्ट्री भी खराब हो गई है। तो ये बातें मैं तुमको क्यों बता रहा हूं, ये मैं तुमको याद दिला रहा हूं कि ये ही चीजें तुम्हारे साथ जेईई मेंस के 2026 के पेपर में हो सकती हैं। इसके लिए तुम्हें रेडी रहना है, इसके लिए तुम्हें रेडी रहना है। तो जेईई मेंस 2026 का प्रेडिक्शन, भाई अगर कोई कह रहा है कि अब तक की हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर आएगा, तो मैं आपको पहली बात बता दूं, नहीं ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई 2023 का 2022 का जेईई एडवांस का पेपर उठा के तुम्हारे जेईई मेंस में रख देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। समझो जरा, ज्यादा मत घबराओ, टफेस्ट तो नहीं होगा। लेकिन क्या सर इजी होगा? नहीं भाई साहब, जो पैटर्न चल रहा है 23 से 24 में लेवल बढ़ा, 24 से 25 में लेवल बढ़ा, 25 से 26 में आओगे तो लेवल बढ़ेगा। तो इजी होगा? नहीं भाई साहब, इजी भी नहीं होगा। तो जवाब अब आपको मिल चुका है। तो पेपर कैसा होने वाला है सर जी? पेपर होने वाला है मॉडरेट लेवल का। और मॉडरेट वाला जो मॉडरेट होगा ना, एक तो होता है मॉडरेट इजी और मॉडरेट वाला बीच का, एक होता है मॉडरेट और टफ वाला बीच का। तो मैं आपको बताऊंगा, ज्यादातर शिफ्ट्स में पेपर मॉडरेट लेवल का होगा। मेरे वर्ड्स को सुन लेना, मैं इस टाइम जो बोल रहा हूं इसको मैं निकाल के बाद में डालूंगा शॉर्ट, और मैं बोलूंगा देखो मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था 4-5 महीने के बाद। मैं क्या बोल रहा हूं कि ज्यादातर शिफ्ट्स में जो पेपर का लेवल आएगा वो मॉडरेट लेवल का आएगा, एवरेज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को मिला के। लेकिन हां, कुछ शिफ्ट्स ऐसी होंगी, 1-2 शिफ्ट्स ऐसी जरूर होंगी जिसके अंदर टफ लेवल के क्वेश्चन भी होंगे। अब वो तुम्हारा नसीब है, वो तुम्हारी किस्मत है कि भाई तुम उस शिफ्ट में होते हो या नहीं होते हो। क्योंकि उस शिफ्ट में जाने वाले बच्चों को लगेगा अब तक का इतिहास का सबसे टफ पेपर आ गया, और वो आके बोलेगा नहीं सर आप तो झूठ बोल रहे हो, आपने तो बोला था मॉडरेट आएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं ज्यादातर शिफ्ट में मॉडरेट लेवल का ही आएगा, कोई पहाड़ नहीं बना देंगे। एक आध शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन हो सकता है, फिजिक्स में हो सकता है, मैथ्स में, और ज्यादातर चांसेस है कि फिजिक्स में
पहाड़ लेवल का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा सा काम है कि तुमको छोड़ के आना होगा, वो ज्यादा पैनिक नहीं होना उसके लिए। तो अब मैं तो तुमको तैयार कर ही नहीं रहा ना, इजी आएगा, टफ आएगा, मॉडरेट आएगा, मैंने फिलहाल बता दिया कैसे आने वाला है। मैं तुमको तीनों ही पेपर के लिए क्या करना है वो अब मैं तुमको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला एक्सपेक्टेशन तुमको क्या रखनी है, क्योंकि अगर एकदम से झटका लगा तो तुम एग्जाम टाइम में पैनिक हो जाओगे, और अभी 3-4 महीने में तुम उस माहौल में ढल सकते हो जिससे तुम्हारा सामना होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैथ्स की हम बात करते हैं ना, तो मैथ्स के क्वेश्चन मॉडरेट तो आते ही हैं। हो सकता है कि अब क्योंकि 2025 में मॉडरेट तक पहुंच चुके हो, तो 2026 में मॉडरेट से डिफिकल्ट पर पहुंच जाओगे। और अगर मॉडरेट क्वेश्चन हुआ भी है ना, तो साथ में लेंथी होगा, टाइम बहुत लेगा। सॉल्व कर सकता है पढ़ने वाला बच्चा, लेकिन करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो ऐसी चीजें तुमको मैथ्स में देखने को मिलेंगी। फिजिक्स में क्या देखने को मिलेगा, फिजिक्स के अंदर भी जैसे ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि जैसा हमारा फिजिक्स में अप्रैल अभी 2025 के अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आए थे, बड़े ही हलवा क्वेश्चन, नीट लेवल क्वेश्चन, ऐसे तो नहीं आएंगे। मॉडरेट लेवल के आएंगे, लेंदी होंगे वो भी, और हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन टफ लेवल के होंगे, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल का टच रखे हुए होंगे। हो सकता है कि पुराना 5-6 साल में आया हुआ जो कोई हमारा एडवांस का क्वेश्चन है वो ही आ जाए। लगे अपने बस किया तो तुम सॉल्व करना, अदरवाइज तुम छोड़ सकते हो उसे। इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो तुम ही नहीं, सभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं, तो केमिस्ट्री एक बार टफ हो चुकी है। अब इस साल बच्चे केमिस्ट्री बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर रहे होंगे, लेकिन अब इनका मूड ही, इनका मोटिव ही क्या हो गया एनटीए वालों का, जैसा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है वैसा ही नहीं करना। जो बच्चा सोच के जा रहा है ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, जो टीचर सोच रहे थे ये तो आएगा ही आएगा, वो ही नहीं देना। वो पेपर टफ नहीं कर रहे, वो तुम्हारी सोच के साथ खेल रहे हैं। तो केमिस्ट्री टफ आ चुकी, तो इस बार बच्चे केमिस्ट्री के पीछे लगे पड़े हैं कि यार केमिस्ट्री टफ आ रही, केमिस्ट्री टफ आ रही है। हो सकता है कि केमिस्ट्री इस बार इजी आ जाए, इस वजह से ये बात मैंने यहां पर लिखी है, एनसीईआरटी बेस्ड आ जाए, थ्योरेटिकल बातें ऐसी आ जाए जिसको बच्चे, क्योंकि जब टफ की बात होती है तो बच्चे एनसीईआरटी नहीं सोचता, उसको लगता है एनसीईआरटी तो बड़ी बेकार चीज है। लेकिन एनसीईआरटी से तुम्हारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, बिल्कुल जो एग्जैक्ट लिखे होंगे सीधा सीधा, लेकिन क्योंकि तुमने उसको पढ़ा नहीं होगा तो तुमसे वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छे लेवल के तैयार होने के बाद भी आसान लेवल के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होंगे। ये होगा तुम्हारे साथ, मैं फ्यूचर तुमको बता रहा हूं। ठीक है। क्या चेंज हो सकता है, क्या चेंज हो सकता है, तो चेंज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैथ्स के अंदर होता यह था, कोनिक सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बड़े ही कम क्वेश्चन आते थे, कोनिक सेक्शन को कोई अच्छे से करके नहीं जाता था। 2024 तक टोटल 4 क्वेश्चन आए है ना 2024 में, लेकिन ये देखा 2025 में भैया 4 से 12 क्वेश्चन हो गए, एकदम से इसकी वेटेज बढ़ गई। मैथ्स के पढ़ाने वाले टीचर ही कहते थे भैया मत करो कोनिक सेक्शन। अब बताओ, बताने के लिए, मुंह दिखाने के लिए बच्चों को कुछ था ही नहीं, क्योंकि पूरे साल बोलते रहे भैया कोनिक सेक्शन मत करना मत करना मत करना, और जब उसी के क्वेश्चन देखने को मिले 4 से 12 क्वेश्चन, तो गड़बड़ हो गई। फिर वैसे रे ऑप्टिक्स, अब अगर मैं ही तुमसे आगे बोलूं नहीं रे ऑप्टिक्स मत पढ़ो, रे ऑप्टिक्स मत पढ़ो, तुमने नहीं पढ़ी मेरे कहने की वजह से, क्योंकि मुझे दिख रहा था ट्रेंड कि यार 0 से 4 क्वेश्चन ही आ रहे रे ऑप्टिक्स में, किसी में होते थे किसी में नहीं होते थे, लेकिन इस बार देखा 4 से 12 क्वेश्चन आ गए। तो एकदम से एनटीए क्या कर रहा है, एनटीए के मुझे लगता है लोगों को कुछ को लगा रखा है, ये देखने पर यूट्यूब पर जितने भी ऐसी वाली वीडियोस है ना, टॉप 10 क्वेश्चन टू गेट 90 परसेंटाइल, है ना, इतने टॉपिक्स कर लो इतने नंबर पा लो, ये ही पढ़ लो बाकी सब कुछ छोड़ दो। तो ऐसे ऐसे वो खोल खोल के देख रहा है और रिसर्च कर रहा है और लिख रहा है कि भैया ज्यादातर बच्चा जो भी बोला जा रहा है ना बच्चों को ये पढ़ने को, और ज्यादातर बच्चे जो पढ़ रहे हैं हाई वेटेज समझ के, तो मैं बता रहा हूं हो सकता है 2026 में ऐसा हो कि हाई वेटेज जैसी कोई चीज ही ना हो सकता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है। अब जैसे मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करता हूं, मैं ही कहता था भैया मॉडर्न फिजिक्स कर लो, आराम से 8 नंबर 12 नंबर बना लोगे। क्यों? क्योंकि 12 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं ना पूरी शिफ्ट के अंदर, तो दो तीन क्वेश्चन फंस ही रहे थे। इस बार भाई देखा, इस बार देखा कहां 12 से 16 क्वेश्चन आ रहे थे, कहां एकदम से डिप हो गया। मतलब जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार मॉडर्न फिजिक्स के तो 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके पेपर में 1 क्वेश्चन आया, 8 नंबर मायने रखते हैं। ये गड़बड़ हो गई। ऐसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने देखता हूं केमिस्ट्री वाले टीचर्स को, और मुझे मालूम है यार जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी तुम्हारा है ना, जीओसी को मतलब ओजी माना जाता है, लेकिन सुनो जरा इस साल क्या हुआ, 2024 में 8 से 12 क्वेश्चन आ रहे थे, 2025 में 4 से 8 हो गए। हो सकता है ये ट्रेंड अभी जो डिप करने वाला है वो डिप करे, और जो अभी उठ रहा है वो उठे। तो तुमको अब करना क्या है, मैं सही में बता रहा हूं,
मैंने भी भली वीडियो बनाई, हो सकता है मैं 2 हफ्ते पहले आके मैंने ही बोला था तुमसे कि यार ये चैप्टर कर लेना, इतना हो जाएगा। लेकिन उस वीडियो में भी मैंने हाँ ये बात मेंशन करी थी कि अगर तुम छोड़ने का सोच रहे हो तो एटलीस्ट इनको मत छोड़ना, पढ़ना तुमको सभी पड़ेगा, पढ़ना तुमको सभी पड़ेगा, कोई और उपाय है नहीं। और अगर तुम ये सोच के भैया ये चैप्टर छोड़ देते हो कि यार ये तो आते नहीं है, ये तो आता नहीं है, वो तो आया नहीं आज तक, अगर ये तुम सोच के छोड़ रहे हो ना, तो फिर तुम जिम्मेदार अपने आप को खुद को मानना, क्योंकि तुम रिस्क ले रहे हो। क्योंकि मैंने बता दिया कि अभी यहां पर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है कि कौन हाई वेटेज कौन लो वेटेज, अभी कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। हाँ, मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो बना के डाली थी कि भाई कौन से चैप्टर स्किप कर देने चाहिए, तुम उसको देखना। हाँ, वो चैप्टर है कि कितना भी वेटेज कम कर दोगे तो वहां से तो देंगे ही, क्योंकि वो सिलेबस वाइज भी काफी मेजोरिटी रखते हैं। लेकिन आप ऐसा मत समझना कि यार फिजिक्स के अंदर मैं कोई 6 चैप्टर पढ़ लूं, मैथ्स के अंदर कोई 4 चैप्टर पढ़ लूं, केमिस्ट्री में कोई 6-7 चैप्टर पढ़ लूं और इतना करके मैं लेकर आ जाऊंगा 150-200 नंबर और मेरी आ जाएगी 95-98 परसेंटाइल। तो ऐसा तो इस बार नहीं होगा। 2026 का जैसा पेपर आने वाला है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, हो सकता है बताने वाला क्योंकि मैसेंजर में हूं तो आपको बुरा मैं लग रहा हूं, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा भाई, ये एनटीए कर रहा है ना। तो याद रखना, अब इतनी अगर तुमको टेंशन मिल रही है तो करना क्या है। पहली बात तो ये, जो भी होगा, और ये अभी मैं जो बात बताने वाला हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के लेवल पे बता रहा हूं, जो बड़ी काम करेगी तुम्हारे लिए। तुम सही में अगर ये बात तुमने समझ ली ना, जो मैं अभी बताने वाला हूं, तुम गेम जीत गए। पेपर इजी हो, डिफिकल्ट हो, मॉडरेट हो, मैटर ही नहीं करता, तुम गेम जीत गए अगर तुमने ये बात सुन ली तो। जेई मेंस में जो कट ऑफ जा रही है ना, वो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से भाई तुम्हारी मार्क्स आते हैं, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से। मतलब उसमें इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है कि अगर पेपर टफ है तो बच्चे को कम मार्क्स पर भी ज्यादा परसेंटाइल दो, और पेपर अगर बहुत ही इजी है तो हो सकता है ज्यादा मार्क्स पर भी कम परसेंटाइल हो। इस चीज का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है, इसको हम परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो हो सकता है कि तुम उस शिफ्ट वाले बच्चों जो टफेस्ट हो सकता है आज तक की हिस्ट्री का, लेकिन ज्यादातर बच्चे वही होंगे जो मॉडरेट लेवल का देखेंगे। अब टफेस्ट आए या मॉडरेट आए, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, यह चीज मैंने उस बच्चे को सिखाई थी जो आज नीट में मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, जिसने 2025 में जेई का एग्जाम दिया। मतलब मेरे बैच में 2 बच्चे मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम थे कि यार इनका सिलेक्शन हो जाएगा, और उनमें से एक का हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में और एक का नहीं हुआ। और जिसका नहीं हुआ मुझे लगता था कि ये दूसरे वाले से भी ज्यादा लेकर आएगा नंबर, लेकिन उसके शायद 480 कुछ बैठे। उस बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट तक करी है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उसको बड़ा समझाया मैंने बाद में। तो उसने क्या गलती करी, मेरे उससे 1 घंटे फिर बाद में बात हुई, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो उसको मैंने क्या बातें समझाई जो मैं तुमको अभी बता देता हूं शॉर्ट में। वो ये, मैंने दोनों बच्चों से बात करी कि मैंने कहा भाई जब ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं था, टीचर्स को बड़े से बड़े तुर्रम खा जो बने फिरते हैं यूट्यूब पर, उनको नहीं मालूम था, है ना, जिन्होंने वादे करे थे बच्चों से कि इस नोट से एनटीए एक भी क्वेश्चन इससे बाहर निकाल के दिखा दे, तो एक भी क्वेश्चन नोट से नहीं आया। तो जब ऐसा माहौल बना हुआ था और जब बच्चा ये सोच के एग्जाम हॉल में बैठा, तो जब उसने देखा कि यार यहां तो पूरा ही तख्ता पलट कर दिया है, तो तुम सोच के देखो कि बच्चों का जो उस टाइम पर स्ट्रेस लेवल होगा, जो माइंडसेट होगा, जो तैयारी होंगी, जो याद रख रख के दिमाग में लेकर गए होंगे, वो तो एकदम से एक ही झटके में एक ही थप्पड़ में निकल गया। तो फिर उस टाइम पर सारी की सारी पूरे साल की तैयारी धरी की धरी रह गई। कामयाब कौन हुआ? कामयाब वो हुआ जो उस टाइम पर अपने होशो हवास में रहा और उसने तरीके से दिमाग से काम लिया। उसने ये सोचा कि यार अगर फिजिक्स इतनी टफ है कि मैं क्लास का टॉपर होकर ही सॉल्व नहीं कर पा रहा, मतलब शायद टफ ही होगी, मेरे लिए टफ नहीं है, होगी ही टफ। लेकिन जो दूसरा टॉपर बच्चा था उसने ये सोचा कि यार पता नहीं कैसी फिजिक्स में मेरी तैयारी में कोई कमी रह गई कि मैं क्लास में टॉप करता था, मॉक टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आते थे, मैं यहां पर एग्जाम हॉल में मैं पैनिक हो रहा हूं, हो सकता है भैया मेरी तैयारी सही से नहीं रह पाई होगी, मैं पैनिक हो रहा हूं, मैं स्ट्रेस में जा रहा हूं। उसने ऐसा करने की वजह से वो घबरा गया। उसने ये नहीं सोचा कि अगर टफ है तो सबके लिए टफ है। मैं एम करवा के बेचा था मैंने उन दोनों बच्चों को कि मैंने कहा तुम्हारे
180 में से कोशिश करना कि यार 160 तो लेकर आई जाओ। दोनों को ये बात बोली, लेकिन एक ने सोचा कि यार 160 क्या, मैं तो यार 30 नंबर नहीं बना पा रहा। लेकिन दूसरे ने सोचा कि यार ठीक है, सर ने बोला था 160 लेकर आना, लेकिन सर ने तो तब बोला था ना जब जिस लेवल का पेपर आ रहा था उसके हिसाब से। यहां तो मुझे देखकर ये लग रहा है कि इस पेपर में 100 नंबर भी बनाना बड़ी बात है, तो अगर मैं 100 नंबर बना गया तो मैं तो सिलेक्शन करवा लूंगा। तो उस बच्चे ने फिजिक्स के अंदर आई थिंक 90 से 100 के बीच में स्कोर करे, और आज वो गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है। अभी की बात बता रहा हूं, 2-3 महीने पहले की बात है। तो ये जो मैं आपको बातें समझा रहा हूं वो इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोग इस चीज से सबक लें और समझे कि तैयारी कैसे करनी है। पूरी तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है। इजी आए, डिफिकल्ट आए, मॉडरेट आए। इजी आए तो खुश होने की जरूरत नहीं। अच्छा मुझे आप ईमानदारी से बताओ, किस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि यार अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया, अगर पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, तो किस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि यार पेपर डिफिकल्ट आना अच्छी बात है? बताना आप किस कैटेगरी में लाया करते हैं? जो खुश हो रहे हैं कि यार अच्छी बात है कि पेपर डिफिकल्ट आ जाए, ठीक है। कुछ बच्चे उदास हो रहे हैं, पेपर डिफिकल्ट आ जाएगा तो मुझसे सॉल्व भी नहीं होगा। बताओ जरा, तुम हैप्पी वाली कैटेगरी में हो या सैड वाली? है ना, हैप्पी और सैड, आप किस कैटेगरी में लाया करते हैं? तो मैं देखता हूं ज्यादातर बच्चे हैप्पी और सैड वाली कैटेगरी में मिक्स ही लाया करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा, मैं थोड़ा सा देख रहा हूं कि बच्चे खुश भी ज्यादा होते हैं। ये जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो खुश होगा इस बात से कि यार अच्छी बात है डिफिकल्ट आए, क्योंकि डिफिकल्ट आएगा तो आधा कंपटीशन तो मैं वहीं पे जीत जाऊंगा, अगर मैंने अपना कॉन्फिडेंस बना के रखा, धीरज रखा अपने ऊपर, है ना, पेशेंस से मैंने पेपर को सॉल्व करा। क्योंकि जो बच्चा एवरेज होगा ना, जो पढ़ के गया है, जो आसान पेपर के अंदर नंबर बना लेता, वो एकदम से प्रेशर हाई होने की वजह से वो भी बेकार करके आ जाता है पेपर, और वहां पर जो प्रेशर को झेल जाता है वो एवरेज बच्चे से अच्छा परफॉर्म कर जाता है। तो क्या आपको ध्यान में रखना है, अगर आपकी शिफ्ट टफ भी है तो परसेंटाइल भैया बैलेंस कर लेगी तुम्हारा स्कोर, वो सबके लिए होगी, तुम इसकी टेंशन मत लो। तो आज के इस सेशन से तुमको क्या मंत्र, क्या रूल लेकर जाना है, क्या सीख कर जाना है? सबसे पहला, फोकस करो कंप्लीट सिलेबस पढ़ने पे। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ठीक है, जो मैंने बताया हाई वेटेज वाले चैप्टर वो कर लो, लेकिन ये मत सोचना कि यार वो आएंगे, मैं पहले बता रहा हूं। और कोई भी अगर बोल रहा है मत मानना उसके बाद। तो कंप्लीट सिलेबस पढ़ने पर पूरा फोकस करो। हाँ, चीजें छूटती हुई दिख रही तो हाई वेटेज वाली करो, उसमें स्मार्ट वर्क लगाओ। लेकिन अगर तुम पढ़ सकते थे, कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो, और सिर्फ तुमने हाई वेटेज वाले चैप्टर करके चले गए, तो भाई रिस्क है, तुक्का ले रहे हो तुम अपनी जिंदगी के ऊपर, है ना। तुम चांस ले रहे हो, चांस लेने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा चांस नहीं है, समझो। दूसरा, एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान देना। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो वो सही जाना चाहिए, ये इसको पर तुम आज से फोकस करना है। ये वाले अपने कैरेक्टर से बाहर आ जाओ, यार सर आता तो था, वो गलत हो गया बस सिली मिस्टेक की वजह से, सर मैं ऐसा नहीं ऐसा कर लेता तो सर हो जाता, मेरे तो एक्चुअल में इतने नंबर आ रहे हैं। लेकिन तुम्हारे जे के स्कोर कार्ड पर परसेंटाइल जो आएगी वो जितने तुम सही करके आए उसके हिसाब से आएगी, जितना तुम आता था उसके हिसाब से आएगी, तुम समझो। तो एक्यूरेसी इंप्रूव करो अपनी, जितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो ज्यादातर क्वेश्चन सही होने चाहिए, इक्का दुक्का गलत हुआ तो चलो चलता है। उसकी वजह से क्या होगा, अपने जो कमाए हुए नंबर है वो गवाओगे नहीं, और दूसरा जो कमाए हुए नंबर तुमने गवा दिए उसके साथ साथ नेगेटिव भी करवा लेते हो, तो तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी कम हो जाएगी। तो इन चीजों पर आप अच्छे से फोकस करना। तो जवाब आखिर माह के फाइनल वर्डिक्ट ये निकल कर आया कि क्या जेईई मेन 2026 डिफिकल्ट होगा? तो उसका जवाब है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, हर एक बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया कि नहीं भाई, बहुत डिफिकल्ट का मतलब टफ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मॉडरेट डिफिकल्टी होगी, ठीक है। लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा जरूर होगा कि तुम पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे गिवन टाइम में, ऐसा जरूर होगा। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बेहतर ये है तुम्हें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वो मैं तुमको बता दूं, ठीक है। बस याद रखना, लेकिन तैयारी तुम्हारी टफर शिफ्ट्स के लिए रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ शिफ्ट्स मैं बता रहा हूं ऐसी जरूर आएंगी जो बहुत टफ होंगी, और अगर तुम उसमें चले गए तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए टफर शिफ्ट के लिए तैयारी करो, एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान दो अटेम्प्ट के मुकाबले, और अगर इजी आया तो उस केस में भाई मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, याद रखना। अगर पेपर बहुत ही इजी लग रहा है तो खुश मत हो जाना, वहां पर आप सारा खेल टाइम का है। पेपर अगर इजी तो खेल है टाइम का,
क्योंकि इजी है तो सभी क्वेश्चन बना पा रहे हैं, तो तुम्हें क्वेश्चन बनाने भी और ज्यादा बनाने। अगर पेपर तुमको मॉडरेट लगे तो मॉडरेट पेपर का मतलब ये कि तुम भैया 60 से 70 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व करके आ गए, सही सॉल्व करके आ गए, तो भाई तुम जीत गए खेल। और अगर पेपर बहुत ही टफ आए तो उस वाले केस में क्या होगा, 50 से 60 क्वेश्चन भी अगर श्योर करेक्ट बना दिए तो ज्यादा टेंशन मत लेना, तुम बहुत अच्छी परसेंटाइल पर बैठे होगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो शिफ्ट प्रूफ स्ट्रेटेजी और वही तुम्हारा रियल रैंक बूस्टर होगा। तो आज के सेशन में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। और जितनी भी बातें तुमने सीखी, अगर तुम्हें लगा हो कि हाँ यार काम किया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ सर आपने ये जो टिप्स दी हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी थी, है ना। और तुमको इनमें से सारी कौन सी वाली बात जो भी मैंने बताई वो तुम उन बातों से सहमत हो, कौन सी वाली बात से आप सहमत नहीं हो। अच्छा, क्या आप इस बात से सहमत हो, मुझे कमेंट में जरूर बताते हुए जाना कि आप क्या चाहते हो कि एनटीए पेपर कैसा बनाए, डिफिकल्ट बनाए या ईजी बनाए, है ना। ये आप कमेंट में जरूर लिख के जाना, मैं आपका एक बार जरूर जानना चाहता हूं, है ना, कि आपका जो मोटिव है ना, आपका नजरिया क्या है। लास्ट में जाते जाते एमवी सेट हमारा मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट हो रहा है। जो भी बच्चे अभी 11th में है, 12th में है ना, जहां पर भी है, जिस भी लेवल पर है, तो भाई 4th 5th 11th 12th, और बल्कि मैं कह रहा हूँ 11th 12th नहीं, ये तो छोटे बच्चों के लिए भी है ना। आई थिंक 7th क्लास के, 8th क्लास के, 9th क्लास के, 10th क्लास के सब बच्चे ये स्कॉलरशिप का एग्जाम दे सकते हैं, जो कि फ्री में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके तुम वो फॉर्म फिल करो। अगर अच्छे नंबर आए तो तुमको रैंक भी पता चलेगी कि अभी तुम किस लेवल पर हो। साथ में तुम हो सकता है कि 100% स्कॉलरशिप पा जाओ और वेदांतु में फ्री में तुमको पढ़ने का मौका मिले, और बहुत सारे कैश प्राइजेस, रिवॉर्ड्स वगैरह तो है ही है। ठीक है बच्चों, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आज के सेशन के अंदर मैं तुमको वैल्यूएबल बातें बता पाऊं, और इसको जो भी बच्चा है ना तुम्हारा जेई एस्पिरेंट है 2026 या 27 में एग्जाम देने वाला है, उसके साथ इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करना, है ना, जनहित में जारी। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।